नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कुछ ऐसे हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के बारे में बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो हीरोज हैं जिन्होंने अपने टाइम में हिस्ट्री रचा, लेकिन आज हिस्ट्री के पन्नों में कहीं खो गए हैं। हम बात करेंगे राजाओं की, योद्धाओं की और विद्वानों की, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, शौर्य और कला से इंडिया को एक नई दिशा दी। तो आइए इतिहास के गलियारों में एक सफर करते हैं और इन भूले बिसरे नायकों को याद करते हैं। 9वीं शताब्दी में जब इंडिया छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, तब साउथ इंडिया में एक पावरफुल साम्राज्य का उदय हुआ, राष्ट्रकूट वंश। इस वंश का एक ऐसा ही शासक था जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और कला प्रेम से हिस्ट्री में अपना नाम अमर कर दिया, अमोघवर्ष प्रथम। अमोघवर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। उनका शासनकाल 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक चला। उनके शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अमोघवर्ष प्रथम को नृपतुंग के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है राजाओं में सबसे श्रेष्ठ। यह उपाधि उन्हें उनके शौर्य और पराक्रम के लिए दी गई थी। उन्होंने अपने शासनकाल में कई पड़ोसी राज्यों को हराया और राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन अमोघवर्ष प्रथम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक महान विद्वान और कला प्रेमी भी थे। कहा जाता है कि वे संस्कृत, कन्नड़ और प्राकृत भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने खुद कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें कविराज मार्ग नामक कन्नड़ व्याकरण सबसे प्रसिद्ध है। अमोघवर्ष प्रथम ने अपने शासनकाल में कला और साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया। उनके दरबार में कई विद्वान और कलाकार रहते थे। उनके संरक्षण में कई मंदिरों और विहारों का निर्माण हुआ। अमोघवर्ष प्रथम का शासनकाल राष्ट्रकूट साम्राज्य के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। उनके शासनकाल में साम्राज्य शक्ति और समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया था। वे एक महान योद्धा, एक कुशल प्रशासक और एक उदार शासक थे। अमोघवर्ष प्रथम का नाम हिस्ट्री में उन शासकों में गिना जाता है जिन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, बल्कि कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। 7वीं शताब्दी में साउथ इंडिया में पल्लव वंश का शासन था। इस वंश का एक ऐसा राजा हुआ जिसने न सिर्फ युद्ध जीते, बल्कि कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी अपना नाम अमर कर दिया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नरसिंहवर्मन प्रथम की, जिन्हें महामल्ला यानी महान योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंहवर्मन प्रथम का शासनकाल 630 ईस्वी से 608 ईस्वी तक चला। इस दौरान उन्होंने पल्लव साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने चालुक्यों जैसे शक्तिशाली दुश्मनों को हराया और पल्लव साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। लेकिन नरसिंहवर्मन प्रथम की असली पहचान एक योद्धा से कहीं बढ़कर थी। वे एक महान कला प्रेमी और स्थापत्य कला के संरक्षक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में महाबलीपुरम, जो आज तमिलनाडु में स्थित है, को अपनी राजधानी बनाया और इसे कला और संस्कृति का केंद्र बना दिया। महाबलीपुरम के भव्य रथ मंदिर, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है, नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल की सबसे बड़ी देन है। इन मंदिरों को एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है और इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में और भी कई मंदिरों और स्मारकों का निर्माण करवाया, जिनमें शोर टेम्पल, अर्जुन तपस्या और कृष्ण बटरबॉल शामिल हैं। नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लव कला अपने चरम पर पहुंची। इस समय की मूर्तिकला अपनी नाजुकता और भावुकता के लिए जानी जाती है। नरसिंहवर्मन प्रथम एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा देकर न सिर्फ अपने समय को समृद्ध बनाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य विरासत छोड़ी। चैप्टर 3, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातवाहन वंश का उद्धारक, पहली शताब्दी ईसा पूर्व का समय।
इंडिया में कई छोटे बड़े राज्य आपस में लड़ रहे थे। ऐसे समय में पश्चिम इंडिया में शकों का आतंक बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपनी शक्ति से उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और अब उनकी नजर दक्षिण भारत पर थी। ऐसे मुश्किल समय में साउथ इंडिया में सातवाहन वंश का उदय हुआ और इस वंश का एक ऐसा महान शासक हुआ जिसने न सिर्फ शकों को हराया बल्कि सातवाहन साम्राज्य को एक बार फिर से मजबूत किया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गौतमीपुत्र सातकर्णी की। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल पहली शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। उनके शासनकाल के बारे में जानकारी हमें उनके समय के सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र सातकर्णी को शकयवन पल्लवनाशन कहा गया है, जिसका अर्थ है शकों, यवनों और पल्लवों का नाश करने वाला। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने शासनकाल में कई शक्तिशाली दुश्मनों को हराया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को हराकर साउथ इंडिया को उनके आतंक से मुक्त करवाया। उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों को हराकर महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी न सिर्फ एक महान योद्धा थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को कुशलता से चलाया और व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में कई नए सिक्के चलाए गए जो उनके समय की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक धार्मिक प्रवृत्ति के शासक थे। वे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ जैसे कई बड़े यज्ञ करवाए। हालांकि वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम भारतीय इतिहास में एक महान शासक के रूप में अमर है। उन्होंने अपने शौर्य, प्रशासनिक क्षमता और धार्मिक सहिष्णुता से सातवाहन साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। चैप्टर 4 खारवेल, कलिंग का जैन सम्राट। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब इंडिया में मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा था, तब पूर्वी इंडिया में कलिंग एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। कलिंग का नाम हिस्ट्री में सम्राट अशोक के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अशोक के लगभग 100 साल बाद कलिंग में एक और महान सम्राट हुआ, जिसने अपने शौर्य और न्याय प्रियता से हिस्ट्री में अपनी जगह बनाई। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं खारवेल की। खारवेल कलिंग के चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। उनके शासनकाल के बारे में जानकारी हमें मुख्यतः हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो ओडिशा के भुवनेश्वर के पास स्थित है। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल ने अपने शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन किया है। इस अभिलेख के अनुसार खारवेल ने बहुत कम उम्र में ही राजगद्दी संभाली थी और अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में ही उन्होंने कई पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। खारवेल एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाया और कलिंग की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने मगध, अंग और सातवाहन जैसे शक्तिशाली राज्यों को हराया। खारवेल एक धार्मिक प्रवृत्ति के शासक थे और जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में जैन धर्म के प्रचार